नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एम्स भोपाल में स्थित आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से। आयुष आखिर है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुष का जो अर्थ होता है वो होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इन 5 विधाओं से मिलकर बना है आयुष विभाग। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं आयुष विभाग के सभी विधाओं के हेड्स से। सबसे पहले हमारे साथ हैं आयुष विभाग के पूरे जो विभाग है उसको लीड करने वाले डॉक्टर दानिश जावेद जी। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर इस आयुष विभाग का एक छत के नीचे सारी विधाओं को रखने का कॉन्सेप्ट क्यों? जी देखिए, जो एम्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एम्स जो है देश का अग्रणी संस्थान है और अग्रणी मेडिकल संस्थान होने के साथ ही भारत सरकार ने यहाँ पर आयुष विभाग की भी स्थापना की है, और जिसके तहत जो है जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ ही हम किस तरह से जो है पेशेंट केयर में प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें सभी विधाओं की सुविधा यहीं एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा एक छत के नीचे उपलब्ध है। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ये लगता है कि एलोपैथी मेडिसिन से हमारा इलाज संभव नहीं है, तो वो फिर दूसरी विधाओं में जाते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, यूनानी हो या फिर और अदर्स उनको लगता है जहाँ से उन्हें लाभ हो। तो ये जो हम बात आज करेंगे ये इसी विधाओं से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेंगे कि कितनी कारगर हैं। तो डॉक्टर दानिश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है? चूँकि आप आयुर्वेद फील्ड से हैं तो उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। जी मैं शल्य चिकित्सा में हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन है, और हम लोग शल्य मतलब सर्जरी, यानी कि जो आयुर्वेद में सर्जरी के द्वारा किन रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आयुर्वेद में एक क्षार सूत्र चिकित्सा है, वो आखिर उसकी पद्धति कैसे काम करती है, वो किन रोगों में कारगर है? जी देखिए, क्षार सूत्र जो है वो नाम है क्षार और सूत्र, मतलब कि एक हम लोग चिकित्सा करते हैं इसमें पाइल्स, फिस्टुला जैसे गुदा रोगों की चिकित्सा में ये बहुत ही सफल चिकित्सा है, और इसमें हम लोग जो सूत्र है यानी धागा है उसके ऊपर बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों की कोटिंग होती है, जिसकी सहायता से जो हम लोग फिस्टुला की, खास तौर से फिस्टुला या भगंदर जिसको बोलते हैं, जिसमें रोगी के मलद्वार के पास से निरंतर जो है पस वगैरह या स्राव आता रहता है, तो ऐसे रोगियों को हम लोग यहाँ पर क्षार सूत्र के द्वारा चिकित्सा करते हैं। फाइल्स और फिस्टुला में कुछ आराम मिलता है या फिर कारगर पद्धति है ये? आप लोग तो अब काफ़ी पेशेंट्स देखते होंगे। जी बिल्कुल, ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल पद्धति है, और इसमें रिकरेंस यानी कि दोबारा रोग का दोबारा ना होना, ये बहुत ही देखा गया है कि अगर क्षार सूत्र के द्वारा कोई रोगी चिकित्सा कराता है फिस्टुला में, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज़ इलाज के समय अपना आराम से कोई भी काम कर सकता है, चल फिर सकता है, उसे बेड रेस्ट या भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है, और कोई भी हम उसको एलोपैथिक दवाई पे नहीं रखते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा ही चिकित्सा करी जाती है पूरी। तो ऑपरेशंस बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है या फिर किस स्टेज के बाद लगता है पेशेंट्स को कि उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, कि और कब आप सलाह देंगे कि क्या क्या दिक्कतें हों या क्या क्या परेशानियां हों तब वो सीधे ऐसे संपर्क कर सकते हैं? जी सलाह तो ये है कि अगर केस सबसे पहले हमारे ही पास आ जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें इलाज के मतलब सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमारे पास दुर्भाग्यवश रिकरेंस वाले केसेस ज़्यादा आते हैं, जिनमें दोबारा से बन जाता है फिस्टुला, एक बार ऑपरेशन कराया और फिर से 1-2 साल बाद दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ऐसा ना करें, अगर पहले ही पेशेंट पहली बार में ही हमारे पास आ जाते हैं तो फिर उनमें रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हालांकि रिकरेंस वाले केसेस भी जो हमारे पास आए हैं और हमने उनका क्षार सूत्र चिकित्सा करी है, तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और दोबारा से बनने के चांसेस वहाँ पे बहुत ही। ऐसा होता है कि क्षार सूत्र जो चिकित्सा होती है उसके दौरान मरीज को ज़्यादा आराम करने की संभावनाएं रहती हैं या उनको सलाह देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बल्कि जितना मरीज़ चलेगा फिरेगा उतना जल्दी उसका रिकवरी होती है और अपने दैनिक जीवन के सारे काम कर सकते हैं वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद, आपने हमें जानकारी साझा की। तो देखिए, आयुर्वेद में एक पद्धति होती है क्षार सूत्र, शल्य क्रिया होती है
दरअसल, और उसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दानिश जावेद। तो उन्होंने बताया कि यदि आपको कोई ऐसी दिक्कत है पाइल्स की, फिस्टुला की, तो आप निश्चित संपर्क करें, और उसमें आयुर्वेद में ज़्यादा आराम मिलने की संभावनाएं हैं और रोग से निजात मिलने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं। चलिए, तो अब हमारे साथ हैं होम्योपैथिक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष जी। डॉक्टर आशीष जी, होम्योपैथिक में क्या ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि कौन से ऐसे इलाज होते हैं, हालांकि मर्ज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेष ऐसे कौन से मर्ज होते हैं जिनमें होम्योपैथी ज़्यादा कारगर है? ये होम्योपैथी में जो है वो बाल रोग और श्वास संबंधी रोग, कुछ स्त्री रोग और इसके अलावा जो है त्वचा रोग अगर हमारे पास में आते हैं तो वहाँ ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि होम्योपैथी मुख्य रूप से कारगर सिद्ध होती है। सामान्य धारणा क्या है कि धीरे धीरे ठीक होता है होम्योपैथी में, इसलिए पेशेंट ज़्यादा नहीं आते, या फिर ये लगता है कि वास्तव में उनको एलोपैथिक से जल्दी समाधान मिल जाता है? नहीं, ऐसा है कि ये एक सामान्य भ्रांति है आम जनमानस में कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास में दो तरीके के रोगी आते हैं जो सामान्य तरीक़े से हर किसी चिकित्सा विभाग में जाते हैं। जैसे एक्यूट डिजीज़ के जो बड़ा तीव्र रोग से तेज़ी से होने वाले रोग होते हैं, और एक होते हैं क्रोनिक, जो जटिल पुरानी बीमारियां होती हैं। होम्योपैथी में विशेषकर रूप से पुरानी बीमारी वाले रोग ज़्यादा आते हैं। जब हमारे पास पुराने रोग से संबंधित मरीज़ आते हैं तो उनका इलाज भी जो होता है होम्योपैथी में फिर वो धीरे धीरे से ख़त्म होता है। लेकिन अगर तीव्र रोग वाले अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो जैसे अन्य चिकित्सा विधा में बहुत फ़ायदा होता है, उसी तरीके से तीव्रता से होम्योपैथी भी इनमें कारगर सिद्ध होती है। जी डॉक्टर आशीष, जैसे लोगों को ये कहा जाए कि एक आम धारणा ये भी रहती है कि 4 पेशेंट आए, आपने चारों को एक ही डिब्बी में एक जैसी गोलियां दे दी, तो उनको लगता है कि एक जैसी दवाई देते हैं, इसमें कोई दिक्कत लगता है? ऐसा किसी ने कहा है? जी महेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया। ऐसा हम अधिकतर अपना जो जब हमारी ओपीडी रहती है तो हम बहुत से मरीजों से हम ऐसी भी संभावनाओं से एनकाउंटर होते हैं जहाँ पे मरीज़ कहते हैं कि आपने मुझे, मेरे पुत्र को, मेरी जो है वाइफ को, सभी लोगों को आपने डॉक्टर साहब एक ही दवा दे दी। तो ये क्या वास्तव में एक ही दवा होती? नहीं, ऐसा नहीं होता महेंद्र जी। इसमें होता क्या है कि हमारे जैसे एक माध्यम होता है दवा देने का, कि दवा को अगर हम जैसे पानी में मिला के दें तो अब हम दवा जो होती है वो हमारी अलग अलग होती है, लेकिन पानी जो माध्यम होता है वो तो सबके लिए एक ही होता है। तो जो सामान्य जो रोगी होते हैं उनको ये लगता है कि हम सब लोगों को पानी दे दिया गया है, लेकिन होता क्या है कि उसमें दवाइयों की जो होती है वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। ऐसे ही क्या होता है होम्योपैथी में दवाओं को जो है हम पानी में मिला के भी दे सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभी वो जो छोटी छोटी गोलियां जो सामान्य जनमानस देखता है कि छोटी छोटी गोलियों में सबको एक ही दवा दे दी गई, तो वो जो छोटी गोलियां होती है वो सामान्य एक माध्यम होता है जिसमें हम अलग अलग किस्म की दवाएं मिला के, जैसे आप उसमें केमिकल मिलाते गोलियों में डॉक्टर साहब, तो धीमे धीमे हम देखते हैं कि 8-10 दिन बाद उनका वो जो पहले दिन तो लिक्विड उसमें दिखता है कि टैबलेट खा रहे हैं तो एहसास होता है, लेकिन 4-5 दिन बाद हम देखते हैं तो उन्हीं गोलियों में वो लिक्विड उड़ जाता है, तो फिर लगता है कि ये तो सिर्फ वैसे ही गोलियां बची हैं, अब इसमें कुछ असरदार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गोलियों में जब दवा डाली जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस मात्रा में भी दवा दे दी जाती है। कुछ जो दवा होती है जो गोलियाँ एब्जॉर्व कर लेती है, उसके अलावा भी शीशों में दवा रह जाती है। तो लोगों को या हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये गोलियों में जो अभी तक हम खा रहे थे 1-2 दिन तक, वो तो दवा थी, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ जो है कुछ एक मात्रा अल्कोहल की भी रहती है। तो थोड़ा सा वो खाने के बाद से हल्का सा उनको इरिटेशन होता है, तो उनको लगता है कि इसमें दवा पड़ी है, लेकिन कुछ समय बाद गोलियाँ सारी मेडिसिन को एब्जॉर्व कर लेती हैं और जो अल्कोहल होता है वो वेपराइज हो जाता है। इसलिए ऐसा लगता है। जी, इसलिए ऐसा एक लगता है, ऐसी भ्रांति होती है कि अब इसमें दवा नहीं रह गई। भ्रांति तो एक और भी है डॉक्टर आशीष की, एलोपैथिक दवा के साथ क्या होम्योपैथिक दवा ली जा सकती है? क्योंकि जब होम्योपैथिक दवा लेता है व्यक्ति तो फिर अभी एलोपैथिक दवा बंद कर देता है। आदर्श तौर पे तो ये कहा जाना चाहिए कि एक समय में एक ही चिकित्सा विधा से हमें जो है किसी मरीज़ का इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन महीन जी बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां होती हैं जहां पर क्या होता है कि मरीज़ जो होता है टर्मिनल स्टेज में होता है। जब अंतिम चरण में होता है तो क्या होता है कि एक होती है कि डू एंड डाई, करो या मरो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम पेशेंट को, अपने मरीज़ों को एलोपैथी के साथ साथ हम और भी दूसरी ऐसी चिकित्सा विधाओं को भी आमंत्रित करते हैं कि जिससे उन मरीज़ों को कुछ लाभान्वित हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कैंसर रोगों में क्या होता है कि मरीज़ को केमोथेरेपेटिक एजेंट या रेडियोथेरेपी दी जाती है, उनके अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं महीन जी। तो उस समय में क्या होता है कि उस समय में होम्योपैथी भी दवाएं दी जा सकती हैं कि जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर कर सके, या जो मरीज़ अन्य रोगों से भी जो उस समय पीड़ित है उनको थोड़ा सा उनको लाभान्वित किया जा सके। ठीक बात। एक और धारणा होती है, जैसे को बहुत सारे लोग हैं वो एल्कोहलिक होते हैं और उनको ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से ही कराना है,
तो क्या लगता है कि शराब का सेवन होम्योपैथिक जब दवा के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि हम दो तरीके से लोगों को, मरीजों को देखते हैं, जिसमें एक तो होता है कि जो सब्सटेंस एब्यूज़, हम जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में जो हम लोग सब्सटेंस एब्यूज़ वाले पेशेंट्स कहते हैं, कि अगर एक ऐसा मरीज़ आता है जो किसी बीमारी से पीड़ित है, उसके साथ साथ में अल्कोहल भी ले रहा है, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप अल्कोहल को धीरे धीरे कम करें। क्योंकि ऐसे मरीज़ों से अगर हम ये कह देंगे कि अगर पुराना कोई अल्कोहल का मरीज़ है और अगर हम उनसे ये कह देंगे कि आप तत्काल रूप से बंद कर दें, तो उनमें कुछ एक विड्रॉल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, तो हम उनको कहते हैं कि धीरे धीरे आप उसको बंद करें। लेकिन अगर एक कोई ऐसा ही मरीज़ आया है जो सब्सटेंस एब्यूज़ वाला ही पेशेंट है, डायरेक्टली हमारे पास केवल इसी बीमारी को लेके आया और उसके घर वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है अल्कोहल बहुत पीते हैं और हमें इनकी शराब छुड़वानी है, तो उस केसेस में जो है हम उन मरीज़ों को तो यही कहेंगे कि आप मेडिसिन के साथ साथ धीरे धीरे जो है अल्कोहल का सेवन कम तो किया जाए। होम्योपैथी में ऐसा ट्रीटमेंट है कि लोगों की शराब भी छुड़ाई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल है हमारे पास में, जहाँ पे मरीज़ों की शराब भी छुड़ाई जा सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ ज़रूर ये रेखांकित करना चाहूँगा कि इसमें हमें मरीज़ों का और मरीज़ के परिजनों का भी पूर्ण सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हो पाएगा संभव। और कुछ ऐसे क्रिटिकल डिसीज जिनमें लगता है कि होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर होती हो सर? होम्योपैथी आजकल के परिवेश में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिनमें क्या होता है कि अपने ही शरीर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, अपने शरीर की जो सेल्स होती हैं, वो अपने ही लोगों को, मतलब अपनी ही सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं, ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। ऐसी बीमारियों का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, वो अभी तक अनभिज्ञ है, पता नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं हो पाई है। ऐसी बीमारियों में होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा रोल है। अभी जो पीछे के अनुसंधान हुए उसमें ये देखने को मिला है कि ऐसी बीमारियों में भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य करती है। कुछ नए अनुसंधान भी हुए हैं होम्योपैथिक में, क्या लगता है अब इसका थोड़ा भविष्य ज़्यादा उज्जवल है या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? नहीं महेंद्र जी, अब इसका भविष्य, इसका होम्योपैथी का ही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आयुष का भविष्य जो है आगे आने वाले समय में बहुत उज्जवल है। क्योंकि पहले आयुष अपने एक सीमित दायरे में ही कार्य कर रहा था, अब इसको जो है भारत सरकार ने। अच्छा, आयुष की आपने बात की, एक दूसरे से क्या ऐसा कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन है कि जैसे लगता है कि एक छत के नीचे आप बैठे हो तो सबकी अलग अलग विधाएं या एक दूसरे से रिलेशन भी है? नहीं, हम जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको कहूँगा कि ये सब अलग अलग विधा नहीं है। अगर हम कहें कि अगर ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं, जैसे जहाँ पर कभी कभी एलोपैथिक जैसे हम दवाएं दे रहे हैं और वहाँ कुछ मरीजों को उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर जो है ऐसी चीज़ें हैं कि जो पूरी तरह से नहीं हो पा रही, वहाँ पे होम्योपैथी का या आयुर्वेद का या योगा का भी वहाँ पे सहयोग लिया जाता है। या होम्योपैथी में अगर कोई इलाज करा रहा है तो उसको मेडिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन भी हम कराते हैं, जहाँ पे हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं और योग भी करा रहे हैं। तो ये एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करके काम करते हैं। आपने कहा कि स्किन डिसीज हो, बालों की बीमारी हो, और कुछ ऐसी बीमारी जो त्वचा से रिलेटेड हो, बहुत खास ऐसी बीमारी जैसे स्पॉट्स वगैरह आ जाते, किसी के वाइट स्पॉट हो जाते, या फिर और कुछ ऐसी स्किन डिसीज हो जाती हैं, किसी को खुजली होती रहती है, तो इसमें होम्योपैथी कारगर है? बहुत कारगर है। आपने सही प्रश्न उठाया कि जो सामान्य खुजली होने में या और तरीके में वहाँ तो कारगर है ही, लेकिन आपने कहा जहाँ सफ़ेद स्पॉट होते हैं, जिसको हम लोग चिकित्सीय भाषा में विटिलिगो कहते हैं, विटिलिगो में बहुत अच्छा रोल है, लेकिन मरीज़ को काफ़ी लंबे समय तक इलाज देना पड़ता है। इसके साथ साथ सोरियासिस के केस में भी होम्योपैथी एक अच्छा मैनेजमेंट प्रोवाइड कराती है अपने मरीजों को। चलिए डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपका भी। चलिए, अब जो तीसरे डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर रंजना पांडे जी। आयुर्वेद से जो डॉक्टर हैं वो और उसी विभाग को देखती हैं। अच्छा मैम, वर्तमान में आयुर्वेद की जो उपयोगिता है वो क्या है? क्या लगता है, आयुर्वेद ज़्यादा कारगर है? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो बीमारियां हैं, वो जो अभी बढ़ने वाली, जो रिसेंट टाइम में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो हमारी मोस्टली जो है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है तो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा विधा है जिसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारी जीवन शैली पर भी जो है बताया गया, जीवन शैली के बारे में भी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आयुर्वेद से उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टच मिलता है, कि उनको लगता है कि आयुर्वेद से हम, जैसे पंचकर्म की बात हम करें तो पंचकर्म शायद हमें लगता है कि जो जानकार होगा उसके मुंह पे, जुबान पे रहता है कि पंचकर्म करवा के आ जाइए तो शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, गर्दन में दर्द से, जोड़ों में दर्द से, घुटनों में दर्द। तो ये हम जानना यही चाह रहे हैं कि आयुर्वेद वास्तव में किन किन बीमारियों में कारगर है, जिससे लगता है कि ये बीमारियों में आप आएँ तो उनको ज़्यादा लाभ होगा।
अगर हम आयुर्वेद में देखें तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो जॉइंट पेन से रिलेटेड हो, चाहे जो है किसी को एलर्जी राइनाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा है जिसके वो बहुत सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, या कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब एक तरीके से जितनी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं जो लंबे समय से चल रही है और जिनके लिए उनको लंबा ट्रीटमेंट लेना है, तो उसमें आयुर्वेद जो है वो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ अगर हम बच्चों का जैसे देखते हैं तो उनका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं तो उसमें भी हम लोग आयुर्वेद में जो है कुछ स्वर्णप्राशन वगैरह और कुछ ऐसी जो है न्यूरोटॉनिक होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ और उनका डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है वो आराम से जो है ग्रोथ अच्छी होती है और कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ता पंचकर्म है। चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएं मैम कि क्या होती है ये। एक्चुअली अगर आयुर्वेद में जो है दो तरीके की हम लोग चिकित्सा करते हैं। एक तो हो गया औषधीय चिकित्सा जो उनमें करते हैं जिनमें दोष जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़े हुए नहीं है, तो उनको कुछ दिन के लिए औषधि दीजिए, उनको आराम हो जाता है। दूसरी जो चिकित्सा है वो संशोधन चिकित्सा होती है जिसमें हम पंचकर्म चिकित्सा को इंक्लूड करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट मरीज ऐसे होते हैं कि वो जैसे हमने कुछ खा लिया, हमारा सिम्टम बढ़ गया, वो बताते हैं हमने तेल वाली चीज़ें ले ली तो हमें नेज़ल सिक्रीशन होने लगा, हमें छींकें आने लगी। तो जो ऐसे मरीज जो होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक करते ही उनको सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि हमें शोधन चिकित्सा की ज़रूरत है, उन्हें दवाइयों से उतना रिलीफ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम फिर पंचकर्मा चिकित्सा को यूज़ करते हैं। जैसे गर्दन का दर्द किसी को बहुत ज़्यादा दिनों तक होता है, रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है, या फिर लगता है उसको कि हमें सिर दर्द ज़्यादा होता है, तो इसमें पंचकर्म चिकित्सा कितनी कारगर है और कैसे होती है? वही पंचकर्म चिकित्सा में बेसिकली जो हम पंचकर्म जो टर्म है वो एक्चुअली 5 थेरेपीज़ के लिए होता है बेसिकली जो है, जिसमें हम एक तो पेशेंट को औषधि खिलाकर वमन कराते हैं जिससे उसका शोधन हो जाता है, या उसे औषधि खिलाकर विरेचन कराते हैं, फिर ऐसे उसका ब्लड थोड़ा सा निकालना होता है जिसको रक्त मोक्षण बोलते हैं, नाक से हम दवा देते हैं जिसको नस्य थेरेपी बोलते हैं, या सिर पे जो है शिरोधारा करते हैं। और कौन सी ऐसी विधि हैं आयुर्वेद में? और पंचकर्म में एक चीज़ और जो है केरलीय पंचकर्मा एक वो होता है जिसमें हम जो जॉइंट पेन में मोस्टली यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि जिसने जैसे मान लीजिए किसी को नी जॉइंट में दिक्कत हो रही है, या जैसे आपने कहा कि गर्दन में दर्द हो रहा है, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसी कोई समस्या हो रही, तो उसमें हम लोकल एप्लीकेशन में कुछ मेडिकेटेड ऑयल जो है वो लोकली अप्लाई करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को जो है वो रिलीफ हो। कभी कभी हमने देखा है कि पेशेंट्स या जो जिनको कुछ बीमारी या मर्ज हो जाता है तो वो घर पे ही आयुर्वेद के नुस्खे बना लेते हैं, या पेड़ पौधे पत्तियों को तोड़ लेते हैं, उनको कूट लेते हैं, पीस लेते हैं, खा लेते हैं। तो घर पर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना कितना ठीक रहता है? हाँ, ये जो है एक बहुत सारी भ्रांति है मतलब जनमानस में कि उनमें मतलब ये तो हर्बल है या फिर ये ऐसा है तो हम इसको कितना भी खा सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो औषधि है, औषधि का मतलब क्या हो गया कि उसका एक पर्टिकुलर मतलब डिस्क्रिप्शन है कि आपको किस काल में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस औषधि का कौन सा पार्ट यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसमें पेशेंट की प्रकृति, उसके दोष, काल, सारी चीज़ें डिसाइड होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए मान लें कि लोग हल्दी दूध डाल के बहुत पीते हैं, मोस्टली भाई सेफ़ है, हल्दी है, दूध है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हल्दी दूध जिनमें कफ़ की मात्रा कम है, जो पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कफ़ की अधिकता नहीं है, तो वो हल्दी दूध अगर लंबे समय तक लेंगे तो उन्हें सूखी खांसी हो सकती है, उन्हें शरीर में खुजली मच सकती है। तो ऐसी चीज़ें, तो जबकि ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब हल्दी दूध कोई ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। तो इसलिए अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम खाने को ही अगर औषधि के रूप में किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चिकित्सीय परामर्श की मतलब अवश्य ही लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। बच्चों में ऐसे कोई सिम्टम्स बीमारी के आएँ तो जिससे आयुर्वेद, क्योंकि बच्चे एलोपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो ऐसा कुछ हो कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा मेडिसिन हो जिससे बच्चों को टेस्टी भी लगे और उनकी बीमारी का मर्ज भी ठीक हो जाए? जैसे हम बच्चों में देखते हैं कॉमनली जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 5 साल तक के, उनमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, या फिर लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं खाने पीने की वजह से। तो इन सब के लिए क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर टाइप की बहुत मतलब वैसी भी दवाइयाँ, जैसे वायरल इन्फेक्शन होने वाला है तो अभी तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनका आप 2-3 दिन यूज़ करा दें बच्चे को तो वो रुक जाता है। तो ऐसे ही दस्त के लिए भी है कि थोड़ा सा चटा दिया और वो रुक जाते हैं। तो बच्चों के लिए तो मतलब काफ़ी सेफ़ भी है और अच्छा भी है। आयुर्वेद में लोग आते भी हैं इसीलिए कि भाई बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाना है तो कुछ ऐसा कि दे सकते हैं। तो अब हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी मैम, क्यों आयुर्वेद अपनाना चाहिए?
जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अभी जो टाइम है, अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी देखते हैं तो उसमें भी यही है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं या जो लाइफ स्टाइल वाली डिजीज़ेज़ है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए, तो इनका प्रेशर हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है इधर पिछले 10 सालों से। तो इन चीज़ों को देखने के लिए अगर हमें किसी चीज़ को हटाना है या इम्प्रूव करना है तो उसके कारण को दूर करना ज़रूरी है। तो अगर हमें जीवन शैली जन्य बीमारियां हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ फैल रही हैं तो उनके लिए हमें जीवन शैली को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लेता है आयुर्वेद ठीक करने में मर्ज को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही, जैसे कि अगर कोई भाई 10 साल से बीमार है तो इसको ठीक होने में कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे क्योंकि वो क्रॉनिक चल रहा है। लेकिन अगर कोई एक्यूट कंडीशन, मान लीजिए किसी को खांसी हो रही है, ठीक है, वो 2 महीने से लोग खांसते हुए आते, नहीं हमको 2 महीने से खांसी है, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में आपको 2-3 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, 1 हफ्ते 10 दिन में आपको रिलीफ हो जाएगा। तो ये डिजीज़ की स्टेज और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कितना जल्दी और कितना मतलब टाइम तक दवा लेनी। आपके एम्स के जो आपका डिपार्टमेंट है आयुष, उसमें रोज़ाना कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको लगता है कि हमें आयुर्वेद पे ट्रस्ट है? अब अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो हमारे पास जो केसेस आते हैं वो मोस्टली क्रॉनिक केसेस ज़्यादा आते हैं, सिर्फ उनको छोड़ के जो लोग लंबे समय से आयुर्वेद ही यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट आयुर्वेद में वही लोग आते हैं जो पहले से यूज़ कर चुके हैं, जैसे पुराने लोग जिनको हम बोलेंगे ना कि जो 60+ लोग हैं या जिन्हें आयुर्वेद की ही दवाइयाँ सूट होती, तो डायरेक्ट तो वही आते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे केसेस आते हैं वो क्रॉनिक केसेस आते हैं, मतलब 8-10 साल वो दिखा चुके हैं, उसके बाद वो फिर आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की सारी पद्धति यहाँ पर एम्स के जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें मौजूद है? हाँ, आयुर्वेद में जो है यहाँ पर हमारी जो फैसिलिटी है उसमें हम एक तो चिकित्सीय परामर्श देते हैं, साथ में पंचकर्मा चिकित्सा से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीजर हैं, जैसे केली पंचकर्मा जिसमें शिरोधारा है, जानू बस्ती है, कमर पे हम जो तेल लगा के कटी बस्ती देते हैं। जोंक थेरेपी क्या होती है? जोंक हमने देखा था अभी हम जब घूम रहे थे तो वो जोंक्स रखी थी। जोंक मैंने जैसे बताया कि पंचकर्मा में एक जो 5वां प्रोसीजर है वो रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण का मतलब क्या होता है कि आयुर्वेद मानता है कि रक्त की वजह से भी, रक्त की दुष्टि की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उनमें जो हम यूज़ करते हैं रक्त मोक्षण, 3 तरीके से रक्त मोक्षण करते हैं। तो उसी का एक प्रकार जो है वो लीच थेरेपी है या जोक थेरेपी, जिसमें हम जोक को यूज़ करते हैं। तो जैसे सोरियासिस हो गई या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई, स्किन से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है या, तो उसमें हम जोक थेरेपी का यूज़ करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजना पांडे जी आपका हमसे आयुर्वेद के बारे में तमाम सारी बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। चलिए, अब एक और पद्धति है आयुष में यूनानी। हमारे साथ हैं डॉक्टर बरकाती तारिक जी। तो डॉक्टर तारिक, क्या लगता है मरीज के लिए क्या सुविधाएं हैं यूनानी पद्धति की आपके डिपार्टमेंट में? एम्स के आयुष डिपार्टमेंट में यूनानी जो है ओपीडीज़ जो है वो डेली मंडे टू सैटरडे यूनानी कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। पेशेंट जब चाहे आके ओपीडी टाइम में कंसल्टेशन करा सकता है। उसके साथ साथ यूनानी में 3 तरीके से इलाज किया जाता है। एक तो डाइटोथेरेपी कहते हैं, जिसमें डाइट या ग़िज़ा के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। तो हम पेशेंट के टेम्परामेंट और डिसीज़ के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट को उसकी डाइट बताते हैं कि क्या खा सकता है वो और क्या नहीं खा सकता है। इसी के साथ साथ दूसरी आती है जो वो फार्माकोथेरेपी, जिसमें यूनानी दवाएं यूज़ की जाती है। वो भी पेशेंट और डिसीज़ के टेम्परामेंट के लिहाज से उनको यूनानी दवाएं सजेस्ट की जाती है। और एक तीसरी जो मॉड्यूलिटीज़ रहती है उसमें कहते हैं उसको इलाज भी तदबीर या रेजिमिनल थेरेपी। इसमें दवाएं नहीं यूज़ की जाती, कुछ प्रोसीजर्स या थेरेपीज़ रहती हैं जिसमें बिना दवाओं के मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए पेशेंट को ठीक किया जाता है। क्या लगता है किन किन ऐसे वो मर्ज होते हैं या जो बीमारियां होती हैं उनमें कारगर होती है ये पद्धति? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि आखिर उन्हें क्या बीमारी हो जिससे वो इस दिशा में भी जा सकें या आपके पास आएँ। जैसे कि अभी हमारे कलीग्स ने बताया कि जो क्रोनिक डिसीज़ होती है तो उसमें आयुष की तमाम पद्धति का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसी तरह यूनानी में भी जो क्रोनिक डिसीज़ है या जो बहुत दिनों से पेशेंट किसी बीमारी में
परेशान है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है यूनानी थेरेपीज़ का और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आइडेंटिफाई हैं जिसमें ज़्यादा कारगर है? जी, जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या जोड़ों के दर्द होगा, कमर दर्द, घुटने का दर्द या गर्दन का दर्द, इसी तरह जो जीआईटी डिसीज़ मतलब जो पेट से संबंधित बीमारियाँ और लीवर से संबंधित बीमारियाँ जैसे फैटी लीवर हो गया, हेपाटाइटिस हो गए, कुछ स्किन डिसीज़ेस हो गई और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो इन सब बीमारियों में काफ़ी अच्छा यूनानी रिजल्ट पद्धति कारगर होती है। एक थेरेपी जोंक थेरेपी भी होती है, जैसा अभी हमने आपसे पहले मैम बैठी थी उनसे पूछा, तो जोंक थेरेपी के क्या और ज़्यादा क्या उपयोग हो सकते हैं कि जिससे लगता है, जैसे कभी हमने सुना भी है ऐसा किसी से कि जोंक थेरेपी से वाइट स्पॉट भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा लगता है क्या? देखिए, जो यूनानी पद्धति में जो जैसे मैं बताया कि रिजिमिनल थेरेपी है, उसमें बहुत सी प्रोसीजर्स के ज़रिए जो है वो बीमारी को ठीक किया जाता है। तो उसी में कपिंग थेरेपी आती है, फर्स्ट या वेनिसेक्शन थेरेपी आती है, उसमें एक जोंक या ये जलौका कहते हैं जिसको, या लीच थेरेपी आती है जी। तो इसमें जो मोस्टली जो स्किन डिसीज़ेस रहती है या अल्सर्स होते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, उसमें एक मेडिकेटेड लीच आती है पर्टिकुलर, उसका यूज़ किया जाता है, उस डिसीज़ पोर्शन पर वो अप्लाई की जाती है। तो वो किन बीमारियों में कारगर होती है यदि साधारण भाषा में हम बात करें? जी, जैसे त्वचा रोग या स्किन डिसीज़ेस हो गई, इसके अलावा सोरियासिस, टीनिया जो फंगल इन्फेक्शन होता है, और नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं या जो डायबिटिक फूड अल्सर्स होते हैं, तो इनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कुल मिलाकर जिनको स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही हैं, वो निश्चित तौर से यूनानी पद्धति से उनको लाभ हो सकता है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर तारिक हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। चलिए, आयुष डिपार्टमेंट की एक पद्धति ही योगा भी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुद्दा सोफिया, इनसे ही समझेंगे। मैम, एम्स में योगा का आपका जो विभाग है या आयुष में जो योगा का आपका एक पार्ट है, वो कैसे करता है काम में? मरीजों को योगा करवाते हैं आप या इससे रिलेटेड मरीज आपके पास स्वतः ही आ जाते हैं? जी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में हमारे पास स्वस्थ व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियां भी आते हैं, जिसके लिए हम खासकर योग के साथ साथ जो है हम आहार योजना और कई अनेक सिंपल हाइड्रेटिक मेजर्स जैसे जल उपचार जो घर पर ही जो कर सकते हैं, तो वो हम उनको उसकी सलाह देते हैं। और स्पेसिफिक जो योगा थेरेपी है, जो उनके लिए खासकर जो योगा थेरेपी टेक्निक्स है, वो भी हम सिखाते हैं। किस तरीके के मरीज आते हैं मैम आपके पास? खासकर हमारे पास जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेस जैसे क्रॉनिक डिसीज़ेस है, जैसे हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, और सर्वाइकल एंड लंबार स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन पेशेंट्स, और मानसिक विकार के जैसे चिंता, अवसाद और इस प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो योग से निरोग एक कॉन्सेप्ट है सरकार का, उसके अधीन आपका विभाग जो काम करता है, योग से वास्तव में बहुत जल्दी लोगों को लगता है कि रिलैक्स फील हो रहा है। आपको पेशेंट के ओपिनियन भी मिलते होंगे? जी, योगा से खासकर लोग मतलब यहाँ पर कई सालों से हम योगा का विभाग चल रहा है, तो इस प्रकार योगा पेशेंट्स डायरेक्टली भी आते हैं और खासकर जो है रेफरल पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। और सिर्फ मतलब प्रिवेंशन के लिए ही नहीं, खासकर पेशेंट्स कई सारे जैसे बैक पेन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो कई मतलब 1 महीने तक वो हमारे पास आते हैं और रेगुलरली योग करते हैं। और सिंपल जो हॉट फर्मेंटेशन है, गर्म पानी की सिकाई है, और सिंपल हिप बाथ जो है, जो कटी स्नान कहते हैं, तो वो भी घर पर जो है करते हैं और इससे जो है लाभ पाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, तो लगता है कि अदर्स डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट भर्ती हों, एडमिट हों, वो फिर आपके यहाँ आते हों कि उनको डॉक्टर जो अदर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं एलोपैथिक के डिपार्टमेंट में वो रेफरेंस देते हों कि चलिए जाइए आप, इतने के बाद आप योगा ले लीजिए, या ये नेचुरोपैथी से आपको ठीक थोड़ा आराम मिलेगा? जी, रेफरल पेशेंट्स भी आते हैं। रेफरल पेशेंट्स खासकर न्यूरोलॉजी से, साइकियाट्री से और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से भी आते हैं। हमारे पास PCOS पेशेंट्स भी आते हैं। खासकर अभी प्राकृतिक चिकित्सा इकाई जो है हमने हाल ही में शुरू किया है शरीर क्रिया विभाग से
से कोलैबोरेशन में। तो खासकर हम PCOS पेशेंट्स जो महिलाओं में खासकर ये प्रॉब्लम है जो हार्मोनल रिलेटेड है, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं और ट्रीटमेंट भी लेते हैं, और साथ साथ योग भी जो है हर रोज़ जो है योगा भी उनका किया जाता है, योगा कोविड भी के सिखाया बाद जाता है। बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आया योग की तरफ, क्योंकि योग से जब लोगों ने योगा किया तो उनको लगा कि हमारा इम्यूनिटी लेवल बूस्ट हो रहा है, या फिर जब लगता था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा तो उससे, तो योग से वास्तव में ऐसा कुछ संभावनाएं हैं कि योग आदमी करेगा या व्यक्ति को आप उसको ट्रीट करोगे कि इस तरीके से करना चाहिए तो निश्चित ही उसको लाभ होगा? जी, ज़रूर होगा। योगा से खासकर जो है इम्यूनिटी बूस्ट होता है और इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है, और रोग निरोग जो शक्ति है वो जो है बढ़ जाता है। और जैसे वो अपने जीवन में रेगुलरली अगर हर रोज़ जो प्रतिदिन जो है जैसे अपने जीवन का एक भाग हो, जैसे वो हर रोज़ करते हैं, तो उसे ज़रूर जो है योग से उनको लाभ मिलेगा। और सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, बट इवन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास, और खासकर योगा से उनको लाभ भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या होता है वो खास कार्यक्रम? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम खासकर कई सारे हम जागरूकता कार्यशालाएं हम कंडक्ट करते हैं, और खासकर सिर्फ मरीजों के लिए ही नहीं बट छात्राओं के लिए, यहाँ के फैकल्टी के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हम कई सारे हम योग सत्र हम स्पेशल जो टेक्निक्स है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, वो हर रोज़ जो है हर स्टाफ के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक दिन, और BVG जो स्टाफ है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, ऐसे कई सारे हम स्पेशल इवेंट्स और खासकर कॉम्पिटिशन्स कई सारे हम कंडक्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योगा का और नेचुरोपैथी का बिल्कुल एक कनेक्शन है, रियल कनेक्शन है कि उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। योगा और प्राकृतिक चिकित्सा जो है एक जैसे हैंड इन हैंड है। सिर्फ योगा से ही नहीं बट इवन डाइट, अपना आहार भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आहार जब तक आप बदलेंगे नहीं, अपने आहार को इम्प्रूव नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे अपने दिनचर्या में, तो योगा करते करते जो इम्प्रूवमेंट है तो वो जो है आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो योग के साथ साथ जो है अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना आहार जो है, आहार विहार जो कहते हैं हम, तो वो भी, उसमें भी चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप योग करें तो बेहतर है, इससे और ज़्यादा आप लाभ उठा पाएंगे। देखिए, योग की शक्ति देखिए और नेचुरोपैथी की शक्ति भी की डॉक्टर मुद्दा सोफिया। तो ये कहते हैं ना कि जब आपके मन में कुछ हो करने का या कुछ करने का जज्बा आप रखते हो तो योग करें। योग से मानसिक संतुलन भी आपका ठीक रहता है और आपका स्वास्थ्य भी भरपूर स्वस्थ रहते हो आप, तो दिल ठीक रहता है, दिमाग ठीक रहता है, आंखें ठीक रहती हैं। सभी के लिए योग जरूरी है। ये कोविड के दौर में हमने देखा और सुना था। आज डॉक्टर सोफिया ने हमें बताया भी कि आप करिए, आहार ठीक रखेंगे, नेचुरोपैथी भी लीजिए। बाकी आयुष विभाग में जब आप आएंगे तो आपको जानकारी लगेगी कि हमने आपको जितना बताया इससे कहीं अधिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जब आप बीमारी से ग्रसित होंगे तो उसमें इलाज भी मिलेगा। तो आज हमारे साथ आयुष विभाग के डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ थी। हमने बताया कि आखिर इस आयुष विभाग का मूल उद्देश्य क्या है, एक छत के नीचे इतनी सारी विधाओं को लाने का। तो आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।